और एम.के. अग्रवाल जी ने, दोनों लोगों ने बहुत विस्तार से बहुत सी बातें की। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अब तक बोला गया है वो मैं कुछ ना बोलूं। अभी बड़ा चुनौती भरा काम है क्योंकि लगभग सब कुछ तो बोल दिया गया है। अमृत काल के संकल्प और सोशल मीडिया की भूमिका, इस पर मुझे बात करने के लिए बुलाया गया है। और मेरे परिचय में सौरभ जी ने बताया कि मैं प्रिंट में रहा, टीवी में रहा और मीडिया में काम कर रहा हूँ, नया मीडिया। एक तो कि मैं इस शब्दावली से सहमत नहीं होता हूँ। सोशल मीडिया नहीं है, ये नया मीडिया है। क्योंकि अखबार अनसोशल था, टीवी अनसोशल है, ऐसा तो है नहीं, सब सोशल है भाई। और एक बाद में हम और बातें करेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन एक बात से यहीं से शुरू करता हूं कि सबसे बड़ी भूमिका अगर आपको निभानी है तो सोशल रहिएगा, सोशल मीडिया पर सोशल रहिएगा, अनसोशल मत हो जाइएगा। असामाजिक होने का सबसे बड़ा खतरा उस मीडिया पर है, क्योंकि उस मीडिया का ना तो संपादक है, ना वहां फिल्टर है, ना कोई रोक है, ना कोई बाधा है, ना कोई किसी को पूछने वाला है, ना कोई किसी को बताने वाला है। हाँ, कुछ न कुछ अपना, मेरा अपना कुछ आ जाए, कुछ स्व आ जाए, कुछ मैं बोल दूं, मेरा हो गया, ये बताने का काम है सोशल मीडिया पर। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है, और वो कोशिश सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, वो कोशिश दुनिया के हर हिस्से में हो रही है। और उसके कितने बड़े बड़े परिणाम हैं, उसके जो अभी छोटे छोटे रिसर्च सामने आ रहे हैं, उसमें से एक बड़ा है जिसको भी जैक डोर्सी के जाने के बाद जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, तो अभी ट्विटर फाइल्स नाम से वहां के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और कुछ जो पहले वहां काम कर चुके ट्विटर पर लोग हैं, उन्होंने सामने रखा है। और उसके मुताबिक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर खाता इसीलिए सस्पेंड कराया गया क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी कही हुई बात, उनकी रीच वो इतनी ज्यादा थी कि जिसमें बिडेन बाइडेन जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें, वो उनकी टीम कहीं टिकती नहीं थी। और उसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से चलने वाले लोग, जिसमें सिर्फ जैक डोर्सी नहीं थे, भारती विजया गड्डे और दूसरे लोग भी थे, उन्होंने तय किया कि ऐसे लोगों को निकाल बाहर। शुरुआत ट्रंप के ट्विटर खाते से हुई और उसके बाद ट्रंप की इलेक्शन मैनेजमेंट टीम के लगभग सभी प्रमुख सदस्यों को किसी न किसी बहाने से हटा दिया गया। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ट्विटर फाइल्स ये कह रही है कि दरअसल हटा दिया गया, ये तो सामने वाली खबर थी। पीछे वाली खबर ये है कि ऐसे लोगों को एक अलग किस्म की फायरवॉल बना दी गई, यानी कि वो वहां के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से ट्रंप के साथ बात करने वाले लोग थे, उनकी बात नहीं जाए ऐसे कुछ शब्द डाल दिए गए छोटे छोटे। अब ऐसे कुछ शब्द डाल दिए गए मतलब क्या कि ठीक वैसे ही जैसे चाइनीज वेब ब्राउजर आया था तो उसने क्या किया, अपने हिसाब से चीजें डाल दी और डोकलाम के समय पर भारतीय पत्रकारों ने उनके पक्ष की रिपोर्ट तो दी, तो वो तो खूब चली, लेकिन जब भारत के पक्ष की रिपोर्ट आई तो गायब हो गई। इतनी बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया की। अमृतकाल हमारा आपका है। अमृतकाल हम आज चर्चा कर रहे हैं, संयोग अच्छा है कि देश को एक ऐसा नायक मिला है, एक ऐसा नेता मिला है जिसने कहा भाई समझो पहचानो अमृतकाल है, वरना ये तो वैसे भी अमृतकाल ही रहता, हम आप नहीं बोलते तो भी अमृतकाल रहता। अब सर्दी के मौसम में सर्दी आएगी, ये तो आएगी आएगी, लेकिन हम सर्दी का एहसास करें, उसकी तैयारी करें, उसके प्रकोप से बच जाए और उस खुशनुमा सर्दी है तो उसका आनंद ले लें। तो अमृतकाल भी कुछ इसी तरह से है और उसमें सोशल मीडिया की भूमिका कितनी बड़ी है, इसका कुछ मैं छोटा सा एक दो कुछ आंकड़े बताता हूं जो जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। और मैं वैसे तो इन आंकड़ों पर अक्सर बात करता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं इसलिए बात करूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय विचार के साथी हैं वो इसको अभी भी हंसी मजाक में ज्यादा लेते हैं। और मैं कहता हूं कि आपकी विश्वसनीयता का संकट बढ़ जाएगा अगर आप इस तरह से रहेंगे तो। अगर आपको लगता है कि किसी अखबार में एक छोटी सी खबर छप जाना और किसी टीवी में एक छोटी सी बाइट दिख जाना, इससे आप नैरेटिव बिल्डिंग कर लेते हैं, और सोशल मीडिया तो सबके पास है, 2000 के मोबाइल पे भी है, 5000 के मोबाइल पे भी है, तो इस पे क्या हो जाएगा। तो इस मामले में सिर्फ एक आंकड़ा ध्यान में रखिए, इस देश में जो टोटल रीडरशिप है वो 45 करोड़ है, 45 करोड़, यानी देश भर में सब अखबार मिलकर जो बिकते हैं उसके बाद जो पढ़े जाते हैं। तो रीडरशिप और सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन का करीब 2.5 गुना माना जाता है, 2.5 टाइम्स। 45 करोड़ कुल 140 करोड़ के देश में। तो आप कहेंगे अरे वाह, इससे बड़ा तो कोई मीडियम है ही नहीं। और दुनिया में जब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है
तो हमारे यहाँ ऊपर की तरफ नया एडिशन खुल गया, छोटा एडिशन खुल गया और एक लोकल एडिशन हो गया। लेकिन अब एक दूसरा आंकड़ा सुनिए, और ये आंकड़ा बड़ा जरूरी है जो सुनने के लिहाज से। 32 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं देश में, 32 करोड़। ट्विटर 2.5 करोड़, यूट्यूब 46 करोड़, और 2025 में ये जो 46 करोड़ हैं, ये यूट्यूब वाले चले जाएंगे 84 करोड़। यानी या तो ये कुछ बना रहे होंगे यूट्यूब पे, या तो कुछ देख रहे होंगे। तो हर हाल में क्या हुए, ये न्यूज कंजम्पशन करने वाले लोग हुए, न्यूज के कंज्यूमर हुए। अब अगर ये न्यूज के कंज्यूमर 32 करोड़, 2.5 करोड़, 46 करोड़ और 2025 तक 84 करोड़ चले जाएंगे, तो इस देश का नैरेटिव कौन तय करेगा? इस देश का नैरेटिव वो तय करेंगे जो वहां कंटेंट डालेंगे, और इस देश के नैरेटिव में वो बह जाएंगे जो उस कंटेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। तो अमृत काल के जो 5 प्रण हैं, जिसको मोदी जी ने कहा कि 5 प्राण हैं, तो जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो ये जो प्राण है इनको प्राण शक्ति दीजिए, विकसित भारत बनाइए, गुलामी से बाहर लाइए, चिन्ह बाहर कीजिए, नैरेटिव में तैयार कीजिए। कहां खड़े हैं वहां देखिए कि कुछ खड़े होने की जगह बची है या खोखली जमीन पर आप खड़े हुए। और जब आप इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सोशल मीडिया आपके लिए कितनी बड़ी भूमिका करने वाला है। नरेंद्र मोदी ने तो इसको समझ लिया था। 2012 में जब देश के किसी नेता ने ये काम नहीं किया था, तो 2012 में गांधीनगर में मुख्यमंत्री रहते उन्होंने देश भर के ब्लॉगर्स की एक मीटिंग की थी। अब आप में से कितने लोग ब्लॉग से परिचित हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि संयोगवश मैं भी इस देश के शुरुआती ब्लॉगर्स में हूं, और मुझे भी उस मीटिंग में जाना था लेकिन नहीं जा पाया था। तब मैं CNBC आवाज में उस वक्त था, उसके बाद दिल्ली आ गया था, P7 मीटिंग में था। और उसकी कोशिश यही थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग नेशनलिस्ट नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, नेशनल आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नेशनलिस्ट जो हिस्ट्री के लिहाज से कुछ स्थानीय नायक हैं, कहीं कोई बात है जिसको लेकर हम कुछ खड़ा कर सकते हैं नैरेटिव, जो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस मूल के लिए ही ये संघ खड़ा हुआ, वो काम करने वाले ब्लॉग पर लोग। और वो कौन से लोग थे? उस पत्रकार बहुत कम थे, 10-20% पत्रकार थे। वो ज्यादातर IT फील्ड के लोग थे, ज्यादातर मैनेजमेंट फील्ड के लोग थे, ज्यादातर कहीं और काम करने वाले लोग थे। लेकिन उनको यह लगा कि ये एक टूल है जो दुनिया में नैरेटिव बिल्डिंग की नई कहानी लिख रहा है। और भारत में तो अभी कुछ आया नहीं, तब तक तो फॉन्ट भी नहीं हुआ करता था, फॉन्ट हिंदी के साथ भेजना पड़ता, और उस पर हमारे लोगों ने काम किया। जो दुनिया भर में सॉफ्टवेयर से लेकर आज जो कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में भारत का डंका बजता है, नैरेटिव बिल्डिंग में भी अगर आज हम यहां पहुंच पाए, तो उन लोगों ने पहले समझ लिया था, जो ये नहीं पूछते कि हमने ये किया, इसके बदले में हमको क्या मिला। कोई किसी ने छोटा सा, जिसने देवनागरी बनाया होगा तो ये सोच के थोड़ी ना बनाया, आज तो आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, लैपटॉप में इनबिल्ट आ जाता है। मैंने कम से कम 200-300 लैपटॉप में इंस्टॉल किया था, क्योंकि तब आता ही नहीं था, और लोग उसी में अंग्रेजी में काम कर रहे हो। ये नैरेटिव बिल्डिंग का प्रोसेस है। और मैं एक बात कहता हूं कि नैरेटिव बिल्डिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड कांस्टेंट प्रोसेस। आज आप यहां आए हैं, सोशल मीडिया मीट है, आपको पता चल गया, निकल के बाहर गए, कहे ठीक है यार यूट्यूब सब देखते रहते हैं भैया, तो हम क्या करें, हमारे काम की चीज आएगी तो देख लेंगे, हमें क्या मतलब। अब लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, और आप में से कितने लोग वीडियो देखते वक्त, आप अगर मोबाइल पे यूट्यूब देखते हैं तो उसमें आपको कभी कभी, अक्सर नहीं आएगा, कभी कभी उस वीडियो के नीचे आपको एक छोटी सी चीज आती है, उसमें लिखा होता है बैड, गुड, वेरी गुड, या लाइकली, एक्सट्रीमली लाइकली, इस तरह का है, या स्माइली, थोड़ा सैड फेस। कितने वीडियो को आप लोग रेट करते हैं? अगर आप वीडियोस को रेट नहीं करते तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको दिन रात वही देख रहे हैं, लेकिन आप देख किसको रहे हैं? एक तो आप उसको देख रहे हैं जिसको कहते हैं कि ये तो बेकार आदमी है, तो गाली खाने लायक है, लेकिन आप उसको गाली देते हो, वीडियो देख लेते हैं। तो भाई इस सोशल मीडिया की चुनौती है, ये अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, ये सर्कुलेशन लीडरशिप से नहीं, यहां इम्प्रिंट गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने देखा और बता दिया कि फलाना पर इतने व्यूअर्स आ गए,
अब आप देख के बाहर गाली दे रहे हैं या उसको अच्छा बता रहे हैं, कोई नहीं जानता, और उसके नीचे आ गया 20 लाख व्यूज, और आपने बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया, कह रहे अरे ये तो वही वाला तो है जो हम अभी हॉल में सुन के आए थे, इसका क्यों दोबारा देखना। वो भी तो पिछले 70 साल से वही बोल रहे हैं, उनका क्यों सुनने चले जाते हैं। और उनका सुनने के बाद कभी उनको आपको लगा कि ये नेशनल नैरेटिव के खिलाफ है, तो आपने उन पर क्या वर्स्ट रेटिंग दी? क्या आपने कहा क्या कि इसको हमको दोबारा मत दिखाइएगा? आपने कहा क्या कि ये कंटेंट मुझे नहीं चाहिए? अगर आप सोशल मीडिया के नए तरीके नहीं सीखेंगे तो आप यकीन मानिए कि इस लड़ाई में आप कितनी भी तैयारी करके चले जाएं, वहां शायद जीतने की स्थिति नहीं है। ये पहलवानी नहीं है कि दांव पेच सीखना है, कुश्ती वाला है, उस तरह से सीखना है। ये नए जमाने की बॉक्सिंग है, किस बाउट में कितने पंच लगेंगे, कहां लगेंगे, सबको पॉइंट फिक्स है। और इसीलिए इस सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझना चाहिए। जब हम कहते हैं कि फेसबुक पे कोई एक कहानी लिखी गई और उस कहानी को हमने देखा, तो उसमें कैरेक्टर्स को हम कैसे कैसे देखेंगे, किस तरह से देखेंगे। अब अचानक एक कोई व्यक्ति आता है, और संयोग आज देखिए, आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं इंदौर में था, कल इंदौर में जो मेरा सत्र था वो था किसका गोदी मीडिया। मैं कल उस पर भाषण देकर आया, और भाषण क्या, हम 3 पत्रकार थे तो आपस में बहस करके आए, और मैंने कहा कि अंबानी का तो गोदी मीडिया नहीं, अडानी का तो गोदी मीडिया हो गया। वही अडानी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सम्मानजनक है, जिसके सामने अशोक गहलोत दंडवत है, और वही आके योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा हो जाए और इन्वेस्टमेंट करे इन्वेस्टर समिट में, तो आप कहेंगे कि ये तो गोदी सेट हो गया। इस पर आप रिएक्ट कैसे करते हैं? इस पर आप फैक्ट्स के साथ बात करते हैं क्या? इस पर आप ये कहते हैं क्या कि इस देश में, और इस देश में क्या दुनिया का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर कोई मीडिया बिना किसी पैसे के चलता हो, बल्कि अब तो इस न्यू मीडिया, सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया कर दिया है। समाज और मीडिया का लोकतांत्रिकरण कर दिया, हमें भी वो ताकत दे दी है। लेकिन उसके बावजूद ये जो बड़े पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं, वो हमेशा काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इनकी ताकत हमेशा रहेगी। लेकिन उसके बीच में हमारी आपकी क्षमता ये हो गई है, हम आप कहीं से खड़े होकर उनके मुकाबले खड़े हो सकते हैं। लेकिन खड़े हो गए तो करेंगे क्या? खड़े हो गए तो क्या कुछ नया नैरेटिव गढ़ेंगे, या जो पुराने गढ़े हुए नैरेटिव हैं उसी पे हम सोचेंगे चलो 2 कदम चले, थोड़ा लाइक मिल जाएगा, थोड़े व्यूज मिल जाएंगे। हम सोचेंगे अच्छा चलो ठीक है, इन्हीं को हम लेके चलते हैं, हो सकता है इसी बहाने कुछ छवि हमारी बन जाए। हमने उन सारे चीजों को, जिनको हम मानते हैं कि ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर बात करते हुए भी कतराते हैं, और कतराते भर नहीं है। हम देखते हैं कि अच्छा किसी बड़े आदमी ने लिखा क्या, किसी बड़े वाले ने कुछ बोला क्या। अरे भाई, जब आप पहले से उस तरह से सोच रहे हैं, यानी इस लड़ाई को आप पहले हार रहे हैं। और सौरभ जी ने मेरे YouTube के बारे में बताया, मेरे 11 करोड़ व्यूज हैं आज तक, टोटल व्यूज 11 करोड़ प्लस है मेरे चैनल में, 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल में। और आज की तारीख में किसी भी इशू पर नैरेटिव बिल्डिंग के लिए हम दूसरे का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। हम टीवी चैनलों पर भी जाते हैं तो अपनी शर्तों पर जाते हैं। हमें अगर इशू नहीं पसंद है, टॉपिक नहीं पसंद है, तो हम उनकी पसंद से नहीं जाते हैं। हमारी रोजी रोटी इससे चलती है। भैया आपकी कौन सी रोजी रोटी चल रही है? आप तो कम से कम अपने लिए जो नेशनल नैरेटिव रहता है उसके लिए सोशल मीडिया पर काम करो। अमृतकाल के संकल्प लेना है, भारत विकसित होगा तभी रोजगार की समस्या दूर होगी, तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तभी किसान खुशहाल होगा। ये बात लिखने में कहां दिक्कत आ रही है? और इसके लिए अगर कृषि कानून जैसा कानून है जिसमें कहा जा रहा है, और मैं उसको बड़े एक शब्द मैं बोलता हूं जिसका जवाब कोई दे नहीं पाया, सारे लोग टीवी चैनल से भाग खड़े। मैं कहता हूं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को तो एमआरपी, किसान को एमएसपी। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, और किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान समर्थन से चलेगा, ये अधिकतम तय करेगा। ये जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर नहीं आएगा तो अमृतकाल में आप किसानों की और देश की खुशहाली कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हमें इससे भी जूझना है कि हमारे देश के उद्योगपतियों को इस बैड लाइट में पेश किया जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली जो परंपरा के लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि भैया पैसा बेकार चीज है, बुरा पैसा बेकार है, गलत तरीके से कमाया पैसा बेकार है, भ्रष्टाचारी बेकार है, बेईमानी बेकार है। लेकिन पैसा कमाकर हमारे देश के उद्योगपति दुनिया की बड़ी कंपनियां बनाए, ये कहां से बेकार हो गया?
और अगर आज हम इस स्थिति में नहीं होते, टेक्नोलॉजी में, ऑयल में, दूसरी जो अभी जिसको हम न्यू मीडिया कहते हैं, न्यू वेंचर्स कहते हैं, न्यू फील्ड्स कहते हैं, उन न्यू एवेन्यूज में अगर हमारी कंपनियां नहीं होती। और मुझे याद आता है 2007 में मैंने सीएनबीसी आवाज में रहते हुए एक स्टोरी लिखी थी, तो तब टाटा ने खरीद लिया था कोरस को। तो मैंने लिखा कि अंग्रेज यहां से कच्चा माल लेके जाते थे, सब चुरा के लेके चले गए, हम उनका पक्का भी खरीद के लेके चले गए। आज की तारीख में हमारी अपनी कंपनियां दुनिया भर में कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसमें अपने झंडे नहीं गाड़े, लेकिन हमारे देश के लोगों का मानस वो बन रहा है क्या? हम उस तरह से बात कर रहे हैं क्या? ये जब प्रधानमंत्री कहेंगे अमृतकाल, तब हम कहेंगे अमृतकाल, उसके बाद हम भूल जाएंगे। इस परिकल्पना को आप हम अपने मन में नहीं बिठा कर चलेंगे तो वही वाली हाल होगी कि सर्दी के मौसम में एक दिन भूल गए, सुबह सुबह निकल गए और फिर सर्दी लग गई। आपको परमानेंट तैयारी करके चलना है। और अभी नया नैरेटिव क्या खड़ा किया जा रहा है? नया नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि इस देश में सबके ऊपर बंदिश लग गई, सब मीडिया खरीद लिया गया, सारे कारोबारी तय करते हैं। और वो लगे हाथ ये भी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, वो तो उनके लिए नीति नहीं बन रही है, उनके लिए बन रही है। अभी इस देश में फॉक्सकॉन वेदांता का आपने खूब जिक्र सुना होगा। छोटी छोटी घटनाएं भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान में रहे। क्यों? क्योंकि चुनाव के वक्त हुई थी, महाराष्ट्र से गुजरात चली गई। फॉक्सकॉन विदेशी कंपनी है जो एप्पल के लिए या दूसरी कंपनियों के लिए चिप बनाती है, सेमीकंडक्टर बनाती है, मोबाइल बनाती है। आपकी गाड़ी की डिलीवरी यहां लखनऊ की एजेंसी में लेट हुई थी, इसीलिए लेट हुई क्योंकि वो सेमीकंडक्टर चिप नहीं मिल पाया। आज दुनिया की कंपनियां कह रही कि चाइना का रिप्लेसमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब के मामले में, सप्लाई चेन के मामले में भारत है। और हमारे भारत के लोगों का अगर मनोबल ये नहीं बन पाएगा तो आप जिसको कहते हैं ना कि एहसास करना, उसको जीना, उसको खुश रहना, आपके जीवन में कोई कमी नहीं, आप खुश ही नहीं, तो आपका मनोबल धीरे धीरे गिरता चला जाता है। किसी देश का भी मनोबल इसी तरह से तैयार होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारा मनोबल उस उच्च स्थिति में है। और आज जब हम ये खबर फॉक्सकॉन वेदांता के चुनाव के संदर्भ में देखते हैं तो सब भूल गए, किसी ने बात नहीं की। टाटा ने विस्ट्रॉन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को खरीद लिया है। विस्ट्रॉन कौन सी कंपनी है? फॉक्सकॉन की तरह विस्ट्रॉन कंपनी है। एप्पल के ये दोनों लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं जिनके बेंगलुरु और चेन्नई में प्लांट हैं। उन प्लांट्स में टाटा क्या बनाएगा? उन प्लांट्स में टाटा सेमीकंडक्टर बनाने जा रहा है, चिप बनाने जा रहा है। अब ये नैरेटिव आप नहीं तैयार करेंगे और अमृतकाल में सोचेंगे कि अपने आप बहुत खूबसूरत दृश्य आ जाएगा, नहीं हो सकता। गलवान में हमने देखा, अभी पिछले कुछ दिनों से तवांग का मामला चल रहा है। 4000 किलोमीटर की लद्दाख से अरुणाचल तक की सीमाओं पर पहली बार हुआ, ऑल वेदर रोड बन गई। और जब गलवान हुआ तो हमने वहां जो पहले तैनात रहे, कुछ ही दिन पहले हटे थे, उनका फोन आ गया। अच्छी बात यह है कि मेरा नंबर सार्वजनिक है, सब कुछ सार्वजनिक है, तो कई बार झेलना भी पड़ता है। थोड़ा गर्म पानी दे देना मुझे, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, चिंता मत कीजिए। तो पानी वानी मंगाने लगे वक्त तो लोग कहते हैं कि अभी बहुत बोलेंगे, तो नहीं बढ़िया भी बोले तो ज्यादा नहीं बोलना है, मिठाई भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं कि हर विषय पर मुझे वो मूल बात पता चल जाए। और कई बार इसीलिए जब टीवी चैनल या मीडिया हाउसेस को असली बात नहीं पता चल रही तो मुझे वो बता देते हैं, क्योंकि उनको ये खतरा नहीं है कि वो रिवील हो जाएंगे, आइडेंटिटी कहीं फंस जाएगी या किसी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। ये उनको खतरा नहीं होता है। जब गलवान हुआ तो हमारे पास एक सिपाही का फोन आया और जो उसने कहा वो मैं शब्दशः बता रहा हूं। उसने कहा सर हम लोग जब जाते थे तो एक फिंगर से दूसरे फिंगर जाने के लिए, यानी पहाड़ी के वो स्थान क्योंकि उंगलियों जैसे हैं इसलिए फिंगर पॉइंट्स कहते हैं, उन्होंने कहा कई जगह पर हमें रस्से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता क्योंकि सड़क टूट जाती थी, पहाड़ी सड़क, उसको बनाने की स्थिति नहीं होती थी, बजट अप्रूवल के लिए जाता था, जब तक वो बन के आएगा, तैयार हो जाएगा, तब तक पेट्रोलिंग रुक नहीं सकती। तो दोनों एक दूसरे के आ जाते थे, चाइनीज पीएलए भी, इंडियन आर्मी भी। लेकिन उसने कहा कि आज जिन जगहों पर हम रस्से से कूद कर जाते थे, आज भारतीय सेनाओं ने, बीआरओ ने, भारतीय नेतृत्व ने कमाल का काम किया है। ऑल वेदर रोड है वहां। और कमाल की बात इससे और पहले थी, कहते थे ज्यादा अच्छी सड़क बना देंगे ना तो चीनी घुसाएंगे। हमारा भारतीय नेतृत्व कुछ समय पहले तक इतना डरा हुआ होता,
आप सेना के किसी अधिकारी से बात कर लीजिए, हमारा नेतृत्व तो डरा होता था कि वो तो सड़क बनाते चले आ रहे हैं, वो तो हेलीपैड बना रहे हैं, वो तो सारी जितनी जिसको हम मिलिट्री फैसिलिटीज कहते हैं वो सब तैयार कर रहे हैं। हम क्यों नहीं तैयार कर रहे? भाई थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहेगा तो ठीक है, वो जल्दी नहीं आ पाएंगे, वरना चढ़ के जल्दी से आ जाएंगे। इस तरह की सैन्य नीति रखने वाले नेताओं के परिवार के लोग चीन के एजेंट के तौर पर बात करते हैं और हम आप उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। अमृतकाल में यह भी सीखना पड़ेगा। अमृतकाल में सही समय पर सही जवाब देना ही अमृतकाल होगा, नहीं तो अमृतकाल नहीं रह जाएगा। 4000 किलोमीटर की सड़क, वहां जिस जगह पर 48 घंटे लगते थे, 48 आवर्स लग जाते थे, कि अगर आपको कहीं सैन्य बल एक जगह से, जिसको उनकी भाषा में कहते हैं ट्रूप मूवमेंट के लिए कितना टाइम है, वो कहते थे मिनिमम 48 आवर्स। 6 घंटे में हमारी पूरी सेना, यानी फुल डिप्लॉयमेंट, फुल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हम 6 घंटे में किसी भी बॉर्डर पर कर सकते। ये नहीं हुआ था। अब टीवी की बहस में या चौराहे की चर्चा पर कोई खड़ा होकर कहेगा कह रहे तुम तो दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हो, उसको पूछो ये हिंदू मुसलमान है क्या? अगर बॉर्डर रोड्स बन गई हैं, बॉर्डर पर फैसिलिटीज तैयार हो गई हैं, अगर हम आज इस स्थिति में है कि आप लोगों ने इधर सुना होगा, टीवी बहुत कुछ अच्छा भी बताता है कि हम मिरर डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। कैसे मिरर डिप्लॉयमेंट कर? 300 सैनिक उनके आए, उतनी ही देर में हमारे 300 सैनिक खड़े हो गए। ये सारे फैक्ट्स। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हम लोगों को एक बात तैयार करके तय कर लेना है, जो बोलेंगे फैक्ट के साथ बोलेंगे। सब कुछ है आज की तारीख में, ज्यादा अवेलेबिलिटी। आपको अगर ये पता है कि खोजना क्या है तो मिल वो जरूर जाए। फैक्ट पे ज्यादा नैरेटिव क्रिएट करिए, इमोशंस पर कम। और एक चीज शिल्पी जी ने कहा, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। उन्होंने कहा कोई निगेटिव हैशटैग चल रहा है तो उसके बीच में मत कूदो। मैं कहता हूं दौड़ा के कूदो। अब उन लोगों ने चलाया आरएसएस की हकीकत, लिखना शुरू कर दिया। अब एक तरीका है कि हम उनको छोड़ दें, दूसरा तरीका है जब सारा मंडप को सजा लिया उन्होंने, सब कुछ तैयारी कर ली, तो अपना दूल्हा लेकर हम चले गए। अब आप उसी हैशटैग से अपनी पॉजिटिव स्टोरी, अपने नैरेटिव बिल्डिंग आप शुरू कर लीजिए। उसका एक लाभ होगा कि आपके लिए अपने लोग जो डर रहे थे, जो बोलने में डर रहे थे, क्योंकि सुबह से तो 50,000 ट्वीट उस तरफ के हो गए, वो सोचेंगे अरे ठीक है यार ये आ गया, चलो इसको हम लाइक करते हैं, इसको रिट्वीट करते हैं। तो एक मोमेंटम बिल्डिंग हो गई। दूसरी क्या चीज हुई, दूसरे वाले को भी समझ में आया कि भैया इधर से भी फायरिंग शुरू हो चुकी है, तो वो या तो हैशटैग बदलेगा या कुछ बेहतर लाने की लड़ाई लड़ेगा। तो सोशल मीडिया की चुनौती इस तरह की भी है, और ऐसे ढेरों उदाहरण। मैं अभी ये विषय ऐसा है जिस पर मैं घंटों लगातार बोल सकता हूं, लेकिन ये घंटों मैं नहीं बोलूंगा, यही भी बात खत्म करूंगा, क्योंकि भाषण जैसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये बोलते हुए मुझे थोड़ा लगने लगा कि मुझे भाषण दे रहा हूं। मुझे लगता है कि हम लोग जो बैठे हुए सब सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं। आपके कुछ सवाल आएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। और ऐसे जिसको कहते हैं ना, मैंने अभी जो बताया, सर्दी में थोड़ा हम भी तैयारी से कम थे। इंडिया टीवी ने खोले हुए स्टूडियो बनाया, बड़ा अच्छा स्टूडियो था, गला बैठ गया, तो गर्म पानी से अब चल रहा है जीवन। तो ये गलती होती है, हम सबसे होती है। तो सोशल मीडिया की तैयारी अच्छे से कीजिए। आप अपने जो जिसको हम कहते हैं कि मी टाइम, उसमें चाहे जो करिए। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, आप अगर किसी मिशन को लेकर काम कर रहे हैं, आप खुद को कहते हैं कि हम राष्ट्रीय विमर्श के प्रणेता योद्धा हैं, तो उसके लिए जो टाइम दीजिए उसमें फैक्ट के साथ आइए। नैरेटिव बिल्डिंग आप कैसे कर सकते हैं वो बताइए। आप ऐसे दृष्टांत पेश कीजिए, आप कंपैरिजन पेश कीजिए, आप बताइए कि पहले किस तरह से होता था और आज किस तरह से होता है। आप अपने आसपास के इलाके से बात करिए। मैं आखिरी बताकर खत्म करता हूं। जिस वक्त प्रयाग में सब कुंभ के बाद पूरा शहर लग रहा था और कई जगह तो छपा, स्थानीय अखबारों में छपा कि ये तो ईरान, इराक, यमन, सीरिया हो गया। और उस वक्त यहाँ से लखनऊ से शुरू हुई थी उड़ान, और 1600 रुपए में यहाँ से इलाहाबाद के लिए छोटा जहाज जाता था। तो संयोगवश हम यहाँ आए थे किसी और काम से, मुझे अचानक जाना पड़ गया, तो उसी से गए। और उसके बाद जब हम बमरौली से उतरे तो बमरौली का हवाई अड्डा बस अड्डे से भी बदतर था, क्योंकि हम लोग पढ़ते हुए भी वहाँ एयरपोर्ट स्टेशन जाते थे। और वहां से निकले तो समझ में नहीं आया कि कब हम हवाई पट्टी पे उतरे और कब हम उससे बाहर हो गए।
और उसके बाद जब वहां से हम अपने घर की तरफ चले, और मेरा घर चूंकि एकदम दूसरी तरफ है, दारागंज मोहल्ले में है, तो पूरा शहर लग रहा था कि तबाही हो गई, बर्बाद हो गया शहर। सब घर आधे आधे कटे हुए थे, कहीं कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ है। जो वहां डाट पुल हुआ करता था, पुराने शहरों में डाट पुल यू शेप में होता है, अंग्रेज जो बना के गए, सब डाट पुल टूटा हुआ है, सब में नीचे से लगा हुआ, ट्रेन कब जा रही नहीं जा रही, 4-4 घंटे का जो रेलवे का शटडाउन होता है वो लिया जाता है। देख कर लग रहा था कि हाँ डरावना है। मुझे किसी ने कहा कि इस पे कुछ कहानियां चाहिए, मैंने उस पर 5 जगह में भी कवर स्टोरी की थी, करीब 20-25 पन्ने की कवर स्टोरी थी हमारी। और मैंने उस वक्त भानु चंद्र गोस्वामी उसके इलाहाबाद विकास प्राधिकरण तब तक था, तो उसके थे, बाद में प्रयागराज हो गया, और लगभग सभी एजेंसियों के अधिकारियों से बात की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में कोई शहर 11 महीने की डेडलाइन में इस तरह से तैयारी नहीं। और ये क्षमता जिसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो सचमुच जो मोदी योगी की सरकार थी, उसने 11 महीने की डेडलाइन में पूरा शहर नए सिरे से बना दिया। आप अपना घर 11 महीने में बना के दिखा दीजिए गिरवा के, तो मैं कह दूंगा कि आप बहुत बढ़िया कुशल रणनीतिकार हैं, कुशल योजनाकार। और वो पूरा शहर कर दिया। जिस शहर के बारे में गुनाहों का देवता में धर्मवीर भारती लिखते हैं कि किसी नगर देवता, ग्राम्य देवता की कल्पना रही होगी, वो शहर बर्बाद हो गया था। वहां 7.5 मीटर की भी सड़क नहीं बनी थी, मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको। 15 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। जिस शहर में पहले से ही इतना व्यवस्थित था। और एक और कमाल की बात आपको बताता हूं, एक कांग्रेसी प्रवक्ता थे, भाग खड़े हुए थे, उनको लगा, उन्होंने कह दिया अरे टीवी के स्टूडियो से बैठ के आप बोल देते हैं। हमने कहा भैया ये बताओ, गांधी परिवार का घर है, वो सीवर लाइन है क्या इलाहाबाद में? तुम कैसी बात कर रहे हैं, सीवर लाइन भी नहीं होगी। हमने कहा पता करना चाहिए आपको, मिशन गंगा के तहत गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई और अर्बन मिशन के तहत 2019 कुंभ के पहले सीवर लाइन पूरे शहर में बिछी है, वरना जीरो रोड और कुछ गिने चुने इलाकों को छोड़कर कहीं सीवर लाइन नहीं। अब ये फैक्ट्स हैं। अमृतकाल में पता तो चले कि कितना विश्व मंथन हुआ, कितना रह गया है, क्या बचा है, तब तो लोग जानेंगे ना। या आप कहेंगे सड़क अच्छी, बिल्कुल पता नहीं चलता। आपका रास्ता जो 5 घंटे का था, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो हमारे जौनपुर वाले मित्र कहते थे कॉम्बी फ्लेम वाली सड़क है ये। क्यों? क्योंकि बस पे जाएंगे तो कॉम्बी फ्लेम खाना पड़ेगा। बनारस भदोही आप चले जाइए तो आप यहां से शुरू करते थे तो झूसियां दावा होते हुए आप, मतलब जितने भी गोपीगंज भदोही जहां जहां आप हैं, आपको एक एक बाजार क्रॉस करने में गति हो जाती थी। आज आप चढ़ते हैं और वो फ्लाईओवर सीधे आपको उतार देता है, करीब करीब 125 किलोमीटर। कल्पना में नहीं है। अपने अगल बगल की चीजों से बताइए ना, आपके शहर में 10 साल पहले जिस सड़क से, जिस जगह से गुजरते हुए आप परेशान होते थे, आज वहां से पता ही नहीं चलता आपको कि कब गुजर गए। जिस NH24 पर, क्योंकि मैं नोएडा रहता हूं, मैंने वसुंधरा से नोएडा आने के पीछे एक वजह तो बच्चों का स्कूल घर की एक वजह यह भी थी कि 8 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय होती थी, आज 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय होती है गाजीपुर गेट से मेरठ पहुंचा। इन फैक्ट्स के साथ जब आप आएंगे ना, तो सोशल मीडिया में आपके खिलाफ उल्टी सीधी बात करने वाले लोग गायब हो जाएंगे, जैसे गधे के सिर से एकदम गायब हो जाएंगे। क्योंकि वो फैक्ट पर बात नहीं करते, उनके गिने चुने तय एकदम हमले हैं। उन तय हमलों को छोड़कर जब आप फैक्ट पर बात करने लगे तो उनमें से कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा। इस ताकत को पहचानिए। बहुत पावरफुल मीडियम है। जो भी कहता है, और मैं तो ये भी कहता हूं, ये सब फालतू की बात है, ये मुख्य धारा, ये सोशल मीडिया, ये नया मीडिया, ये सब कुछ नहीं है। हमारे आपके बीच में जब तक समाज जीवन रहेगा, जब तक हमारी इच्छा होगी कि हमारी कही हुई बात कोई सुने और किसी की बात हम सुन लें, तब तक मीडियम रहेगा, तब तक मीडिया रहेगा, और मीडिया का तरीका बदलता रहेगा। हमको उस बदलते हुए तरीके को पकड़ लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।